नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे द्वितीय भाव के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी प्रथम भाव के बारे में। प्रथम भाव यानी लग्न भाव, है ना। टोटल 12 भाव होते हैं। कई बार चर्चा हो चुकी है इस बारे में। मुझे लगता है कि अब आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे भावों के प्लेसमेंट को। बेसिकली ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, है ना। तो हमने चर्चा की थी पिछले एपिसोड में भी प्रथम भाव के बारे में और लग्न के बारे में। लग्न मतलब प्रथम भाव, प्रथम भाव मतलब लग्न, है ना। तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम द्वितीय भाव के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय भाव का मतलब हो गया धन भाव, है ना। ये पहले हम बता चुके हैं। तो द्वितीय भाव को कुटुंब भाव भी कहते हैं। बेसिकली ये कुटुंब किसका? लग्न का। लग्न कौन? वो व्यक्ति जिसकी की जन्मपत्री है, ठीक है। इसको कुटुंब भाव भी कहा जाता है और धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि कुटुंब और धन दोनों बेसिकली इससे देखते हैं, तो इसलिए इसका नाम भी एस्ट्रोलॉजर्स ने कुटुंब भाव और धन भाव रखा है, जिससे थोड़ा सा आसानी भी रहती है समझने में। नेक्स्ट ये बेसिकली धन के बारे में आपको बताता है। धन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसके संबंधित ये महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाता है बेसिकली। और इससे थोड़ा सा हमारा कुटुंब के बारे में भी सूचना मिलती है। कुटुंब से मतलब ये हो गया कि हमारे घर परिवार के बारे में, हमारी बेसिकली जो पूर्वज हैं या पीढ़ियां हैं उनके बारे में सूचना देती हैं कि हम किस परिवार को बिलोंग करते हैं बेसिकली, है ना। तो बैकग्राउंड क्या है परिवार की? संपन्न परिवार है, समृद्ध परिवार है, पराक्रमी परिवार है, या फिर सम्माननीय परिवार है ना। तो इस तरह से सूचना भी द्वितीय भाव देता है, ठीक है। एक जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि इससे आँख के बारे में भी सूचना मिलती है। जैसे अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो आँखों के बारे में भी, स्पेशली राइट हैंड साइड की जो आइज़ होती हैं, सीधे हाथ की दाहिने तरफ की जो आँख होती है, आँखें नहीं, आइज़ नहीं, केवल आई, है ना। क्योंकि अगर काल पुरुष के हिसाब से देखें, ये भी चर्चा हो चुकी है पिछले एपिसोड में। अगर जिन्होंने नहीं देखा है पिछले 2 एपिसोड भाव के बारे में तो उन्हें देख लेने चाहिए, जिसमें एक एपिसोड में 12 भावों के बारे में चर्चा हुई थी और एक एपिसोड में प्रथम भाव के बारे में चर्चा हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें केवल प्रथम भाव या द्वादश भावों से संबंधित नहीं हैं, और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने नहीं देखे हैं वो एपिसोड उनको देख लेने चाहिए, ठीक है ना। आगे हम बात कर रहे थे आँख के बारे में, है ना। दाईं आँख 2nd हाउस से और बाईं आँख 12th हाउस से देखी जाएगी काल पुरुष के अनुसार। इससे थोड़ा चेहरे का भी एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि व्यक्ति का चेहरा किस तरह का होगा, है ना। सुंदरता लिए हुए होगा, थोड़ी सी कुरूपता होगी, है ना। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो 2nd हाउस से बताई जा सकती हैं, द्वितीय भाव से बताई जा सकती हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए जब आप करियर को लेके बात करेंगे ना, तो एक वाणी का घोतक भी होता है ये 2nd हाउस। वाणी के बारे में, आदमी की जो स्पीच है उसके बारे में, टंग के बारे में। टंग के बारे में क्या? देखिए, एक तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जैसे तुतलाना, है ना, ये 2nd हाउस बताता है। अगर थोड़ा सा पोजीशन अच्छी नहीं होगी, कैसे नहीं होगी वो हम आगे भी चर्चा करेंगे जब थोड़ा सीख लेंगे बेसिक्स। लेकिन अभी आप ये समझिए कि अगर ये थोड़ा अच्छी पोजीशन में नहीं होता है तो
वाणी दोष माना जाता है ना। ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं होता है, कम खराब होता है तो वाणी दोष माना जाता है। वाणी दोष किस तरह का? एक तो वाणी दोष हो गया बॉडी स्ट्रक्चर को रिलेटेड, है ना, जो मेडिकल की भाषा में कहे जाते हैं। तो एक तो वो वाणी दोष हो गया कि टंग का स्लिप होना या थुतलाना, है ना, एक तो ये हो गया। एक वाणी दोष क्या हो गया कि कर्कश वाणी, है ना। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि जो स्पीच होती है वो जब बात करते हैं तो बड़ा बेहुदा ढंग से बात करते हैं वो, है ना। तो ये कठोर वाणी हो गई, है ना। तो वाणी दोष नाम दिया जाता है बड़े सम्मानीय तरीके से अगर बात करें उन लोगों की, तो वाणी दोष, ठीक है। और क्या होता है, भोजन के संबंध में भी ये सूचना देता है, ठीक है। भोजन से मतलब हो क्या, क्योंकि मुख का होता है ये, चेहरा मतलब मुख पूरा इसमें ही आता है, तो वाणी हो गई। और एक आपका हो गया भोजन से संबंधित, भोजन किस तरह का प्राप्त होगा व्यक्ति को, किस तरह का भोजन वो पसंद करता होगा, किस तरह का भोजन उसे प्राप्त होगा, है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स फॉलो नहीं करते हैं, वो भी हम बता रहे हैं। शायद आपको आगे ज़रूरत भी ना पड़े, जब आप प्रोफेशनल तरीके से जब आएंगे फील्ड में, तो शायद आपको आवश्यकता भी ना पड़े, या फिर जो लोग कर रहे हैं इस एपिसोड को देख रहे हैं उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती होगी इन चीज़ों की। लेकिन फिर भी क्योंकि सभी चीज़ें सीखनी है तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और आर्थिक पक्ष हो ही गया, क्योंकि धन के बारे में ये बताता है। थोड़ा दृष्टिकोण और व्यक्ति का ये भाव दिखाता है, दृष्टिकोण कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, आउटलुक कैसा होगा बेसिकली, है ना। आशावादी है, निराशावादी है, आउटलुक कैसा है उसका, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़े से जीवन के झटकों से वो टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़मीन पे आने के बाद फिर दोबारा उठ जाते हैं। तो जीवन को लेके आपका दृष्टिकोण कैसा है। कभी कभी कोई संघर्ष को कुछ लोग दुर्भाग्य का नाम दे देते हैं, और कुछ लोग संघर्ष को कुछ सीखने की एक प्रक्रिया का अंग मान लेते हैं, है ना। तो ये दृष्टिकोण कैसा है, तो बेसिकली ये सेकंड हाउस दिखाता है। सेकंड हाउस अच्छा है तो उसका जो आउटलुक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, किस तरह से वो चीज़ों को लेता है, किस तरह से चीज़ों को देखता है, ठीक है ना। इसको एक सरल भाषा में अगर हम कहें तो सीखने और प्राप्त करने की प्रवृत्ति ये सेकंड हाउस दिखाता है, या ग्रहण करने की स्थिति या क्षमता ये भी सेकंड हाउस दिखाता है। और अच्छा, धन के बारे में बात हो रही है, एक अंतर जरूर आप समझ लीजिए इसमें, क्योंकि बार बार धन के बेसिकली क्योंकि धन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इसमें सेकंड हाउस को लेके। तो धन के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि पिछले हमने जब द्वादश भावों की चर्चा करी थी, आई थिंक एपिसोड नंबर 5 में, शायद 5 या 4 रहा होगा वो, है ना। उसमें जब हमने चर्चा करी थी तो हमने एक धन के दृष्टिकोण से द्वादश भावों को देखा था। तो हमने बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें 12 के 12 भाव जो होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो लेकिन डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, ये कौन सा धन है ना। ये केवल और केवल लिक्विड मनी है। लिक्विड मनी से समझते हैं आप, लिक्विड मनी से हो गया कि रुपए पैसा, नोट, है ना, कैश, है ना। कैश जो पैसा है उससे रिलेटेड हाउस है ना। और जैसे चल संपत्ति कहा जाता है इसको। संपत्ति से मतलब ये नहीं मान सकते हैं कि प्रॉपर्टी, है ना। चल संपत्ति से मतलब क्या, कैश, है ना। अचल संपत्ति 4th हाउस, ठीक है ना। अभी 4th हाउस की चर्चा करेंगे तो अचल संपत्ति की बात करेंगे, उसमें भी अलग अलग होगा। 4th हाउस की डिटेल में हम बात करेंगे किस तरह की प्रॉपर्टी, तब अभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अभी जो है ये लिक्विड मनी की केवल बात हो रही है।
है ना। सेकंड हाउस मीन्स लिक्विड मनी, पैसा, कैश। ओके, तो इसका भी थोड़ा सा ये सूचना देता है, सेविंग्स के बारे में सूचना देता है। बेसिकली सेविंग कितनी है आपके पास, वो भी लिक्विड मनी की, है ना। बैंक में भी अगर है तो कैश कितना है ना, जिसको तत्काल निकाला जा सके, वो कैश कितना है। तो संचय का भाव भी होता है, ये कई बार बात हो चुकी है संचय के बारे में। तो सेविंग्स कितनी है वो ये दिखाता है। और क्या दिखाता है, अच्छा, इसमें जैसे अभी बात कर रहे थे कि बैंक में पैसा, तो आप ये मानिए कि जो गोल्ड है, सिल्वर है आपके पास, जो कि लिक्विडेट कर सकते हैं किसी भी टाइम आवश्यकता पड़ने पे, वो भी सेकंड हाउस ही दिखाएगा। ठीक है, जैसे एक ट्रेडिशनल भाषा में बहुमूल्य आभूषण कहा जाता है ना, तो वो सेकंड हाउस दिखाता है। ये तो हो गई बहुत अच्छी बातें, ठीक है ना। अब एक और बात बताएं आपको कि ये प्रबल मारक भाव भी होता है। मारक भाव होता है बेसिकली, प्रबल मारक तो नहीं करेंगे, प्रबल मारक में थर्ड हाउस आएगा। चलिए, अब एक बहुत छोटी सी, बहुत कम समय के लिए आपको चर्चा हुई है क्योंकि मारक की, तो अभी चर्चा कर लेते हैं, फिर जब जैसे जैसे ये भाव आएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखिए, सेकंड हाउस या द्वितीय भाव मारक होता है ना। सेवेंथ हाउस भी मारक होता है। दो मारक होते हैं कुंडली के, एक द्वितीय भाव होता है, एक सप्तम भाव होता है। मारक वही मारक जो आप समझ रहे हैं, मृत्यु का संकेत जो देता है मारक, है ना। जरूरी नहीं है मृत्यु के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी सूचना यही दोनों भाव देते हैं। तो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, ओके, सेकंड और सेवेंथ, ये दोनों मारक भाव होते हैं। प्रबल मारक होते हैं तृतीय भाव और अष्टम भाव, ठीक है। क्यों है? क्योंकि मारक का संचय है ये, ओके। कौन सा नियम था जो हमने बताया था, याद है? नहीं है? बार बार एक नियम की चर्चा हो रही है जिससे कि पूरा आधार है वो भावों का। कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर वो एक नियम आपको दिमाग में अगर चल रहा है तो। दिमाग में चल रहा है, याद है ऐसे मतलब नहीं है, दिमाग में चल रहा है। भावात भावम, भाव से भाव, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ, सेवेंथ से सेवेंथ, टेंथ से टेंथ, है ना। भावात भावम। या फिर कुंडली के भावों की चर्चा करें तो जैसे द्वादश भावों में हमने एक बार समझ लिया, वो इसलिए समझा दिया था 12 के 12 भाव, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। दूसरे का तीसरा, दूसरे का चौथा, दूसरे का दूसरा, दूसरे का आठवां, है ना, तो इससे कैलकुलेट कर पाएँ। चलिए, अभी बात करते हैं थर्ड हाउस की केवल। थर्ड हाउस क्यों है मारक? थर्ड हाउस मारक इसलिए है क्योंकि ये इसका संचय है, ठीक है। सेकंड हाउस क्योंकि मारक है, मुख्य तो यही है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्योंकि मारक है इसलिए इसका संचय प्रबल मार्केश, ये मार्केश, ये प्रबल मार्केश। और इसका थर्ड हाउस का एर्थ हाउस कौन है? रोग। तो मार्केश का रोग, जैसे पहले ही बताया, मृत्यु का कारण एर्थ हाउस। तो यहाँ भी वही चीजें स्पष्ट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मार्केश का रोग है एर्थ हाउस, इसलिए प्रबल मार्केश। और ये सेवेंथ हाउस क्या है? ये मारक का रोग है, इसलिए ये भी मारक हो गया, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, अभी बात कर रहे थे इसके बारे में। तो बहुत सारी अच्छी बात हुई है धन के बारे में। और देखिए, अक्सर देखा है, मतलब ऐसा ये एक दूसरे की पूरक बातें ही हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं ना, व्यवहारिक रूप से, तो जैसे जैसे धन बढ़ता है ना व्यक्ति पे, वैसे वैसे रोग बढ़ते हैं, है ना। हम बचपन में सुनते थे कुछ एक चीज़ें कि साहब डायबिटीज़ तो पैसे वालों की बीमारी है ना, हार्ट अटैक तो पैसे वालों की बीमारी है। छोटे छोटे थे तब सुनते थे, हालांकि वास्तविकता नहीं है।
लेकिन फिर भी एक पैसे वालों की बीमारी, मतलब पैसे आने से मारक का प्रभाव भी बढ़ता है ना, ये 100% सही है ना। तो क्योंकि ये सेकंड हाउस मारक भी है और धन भाव भी है, इसलिए धन का प्रभाव बढ़ेगा तो मारक का भी प्रभाव बढ़ेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता रहे हो सामने वाले को, तो इसके नेगेटिव्स पे भी चर्चा आपको करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका कारक क्या है, सेकंड हाउस का कारक है गुरु। इसका क्या था, सूर्य। इसका क्या है, गुरु। कारक याद करने पड़ेंगे। एक नियम और आएगा जिसमें कारक की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, अभी तो नहीं बताएंगे नियम। चलिए बता ही देते हैं। कारको भाव नाशाय, डिटेल में बाद में हम चर्चा करेंगे। कारको भाव नाशाय, कारक भाव का नाश करता है ना, इसका ये अर्थ है। तो फिर भी अभी इतना समझने की आवश्यकता नहीं, केवल इतना समझने की आवश्यकता है कि इसका सूर्य होगा, इसका गुरु हो गया। ओके, तो ये देखा जाता है। तो धन हो गया, वाणी हो गई, प्रारंभिक शिक्षा है ना, प्रारंभिक शिक्षा का भी इससे विचार किया जाता है। बताया था ना, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। फिफ्थ तक की एजुकेशन 0 to 5 सेकंड हाउस, 5 to 12th और आफ्टर 12th नाइन्थ हाउस। ओके, तो प्रारंभिक शिक्षा का ये स्थान है। संगीत के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है ना। संगीत बेसिकली आएगा थर्ड हाउस से, जो सुर आएगा। सुर कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है, तो कंठ का थर्ड हाउस है ना, केवल वाणी का ये। लेकिन वाणी का रोल होता है संगीत में, है ना, सुरीली वाणी। देखिए आज समय बदल गया है ना, इस बात को देश काल और पात्र, इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि कंठ अगर बहुत अच्छा है ना, वो समय चला गया। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, इन सब के समय तो अब चले गए से मतलब ये हो गया कि दौर बदल गया है ना। आज क्या है, आज कंठ की बात नहीं है, कंठ सुरीला है या इसकी बात नहीं है ना, कंठ सुरीले की बात नहीं है। बात है कि संगीत में वाणी आपकी कैसे रिस्पॉन्स करती है ना। अगर आप दूसरे को आकर्षित कर पाते हैं वाणी से, तो जैसे देखिए बुद्ध की बात आई है ना, देखा था ना तीसरा एपिसोड आपने देखा होगा, आई होप। तीसरे एपिसोड में क्या बताया गया था, डिटेल में चर्चा हुई थी ग्रहों के बारे में। तीसरे एपिसोड में बताया गया था बुध के बारे में। आकर्षक उसका व्यक्तित्व है वाणी के कारण, है ना। बोलता है तो बस आदमी या सामने वाला मुग्ध हो जाता है उस पर, है ना। तो जैसे बुध है ना, ऐसे ही सेकंड हाउस है ना। तो वाणी आकर्षित, जैसे कटु भाषा की भी बात करी थी, वाणी दोष की बात करी थी। तो अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव होगा, शुभ होगा, तो इसमें क्या होगा, वाणी सौम्य होगी, सुरीली होगी, है ना, सॉफ्टनेस होगी वाणी में। मतलब ये नहीं है कि कंठ कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, इससे मतलब है। देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं हम। एक टीचर है ना, पहले भी बताया था कि टीचर ज्ञान होना अलग बात है और टीचिंग कर पाना अलग बात है। बहुत कूट के ज्ञान भरा हो किसी में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक अच्छा टीचर हो, है ना। बात यह है कि आप अपनी बात को सामने वाले तक कैसे पहुंचा पाते हैं, किस तरह से पहुंचा पाते हैं, है ना। तो ये सेकंड हाउस है ना, इसलिए वाणी के लिए महत्व दिया गया। देखिए इनमें डिफ्रेंशिएट करके रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो प्रेडिक्शन के टाइम पे जिस समय फलादेश कर रहे होंगे उस समय प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा। कंठ ये है, टंग ये है ना। कंठ ये है और वाणी ये है, जिह्वा जिसको कहेंगे, है ना। तो वाणी सॉफ्ट होगी तो सेकंड हाउस अच्छा है, और कंठ सुरीला होगा तो थर्ड हाउस अच्छा है। ठीक है, एक शिक्षा की हो गई। अब बात करते हैं हम
सेकंड हाउस से और क्या देख सकते हैं? देखिए, कुछ एस्ट्रोलॉजर ये भी कहते हैं, जैसे अभी आपको बताया था बाल्यावस्था देखी जाती है इससे, फर्स्ट हाउस से पहले बात हुई थी, ऐसी इससे किशोरावस्था देखी जाती है। किशोर का मतलब क्या हो गया? बाल्यावस्था मतलब 12 साल तक का, और किशोर का मतलब 12 से आप मान लीजिए 21 साल तक किशोर, ठीक है। तो किशोर अवस्था जो देखी जाती है वो इससे देखी जाती है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है। तो हमने कभी बहुत ज़्यादा इस पे गौर नहीं किया, दूसरे प्रेडिक्शन से हम बेसिकली दशाओं से ज़्यादा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको प्रयोग कर सकते हैं आप, है ना, किशोर अवस्था का। और क्या हो सकता है? और हो सकता है इसका, और चलिए यहाँ तक तो हो ही गया। मुझे लगता है कि मुख्य चीज़ें तो इसमें हमने इंक्लूड कर ही ली अब, है ना। बाद बाकी तो अब कैलकुलेट करते हैं भावात भावम वाले नियम से, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अब कैसे देख सकते हैं इसको भावात भावम में? सेकंड हाउस, देखिए अब चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये किसका है? भाई बहन, छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन का व्यय, मतलब छोटे भाई बहन को हानि, आर्थिक हानि बेसिकली। तो ये बताता है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस बताता है छोटे भाई बहनों को हानि, उनके एक्सपेंसेस, ठीक है। और क्या बताता है? जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कहाँ वीक जा रही है, छोटे भाई बहन की परफॉर्मेंस कहाँ वीक जा रही है, ये भी इसके सेकंड हाउस से बताते हैं। और क्या बताते हैं? फोर्थ हाउस पे आते हैं। फोर्थ हाउस का ये 11th हाउस है। 11th हाउस होता है, 11वां भाव किसका होता है? बड़े भाई बहन का। ये चौथा भाव किसका होता है? माता का। माता के बड़े भाई मतलब मामा, बड़े भाई बहन मामा और मौसी, है ना। तो सेकंड हाउस, तो इसके बारे में भी ये सूचना देते हैं, इनकी ग्रोथ कैसी रहेगी, इनकी तरक्की कैसी होगी, आपके मामा की या मौसी की इन जनरल पोजीशन कैसी है, सामाजिक स्तर कैसा है, सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है ना। इसके बारे में भी सेकंड हाउस सूचना दे देता है। और क्या देखता है? और क्या देखा जाएगा? और देखा जाएगा, पंचम भाव पे आ जाए। पंचम भाव का ये 10th हाउस है, आपके बच्चों का कार्यक्षेत्र, इससे देखा जा सकता है। और क्या देखा जाता है? देखिए वैसे भी संतान भाव होता है ना, तो जैसे बच्चों कहा हमने, लेकिन बच्चे का, फर्स्ट वाली संतान का, है ना। ये कैसे, क्यों, वो हम बताते हैं कि ये जो होता है ना पहले भाव का, ये जो होता है पंचम भाव, ये होता है संतान भाव। और संतान के छोटे भाई बहन, संतान के छोटे भाई बहन 7th हाउस है, इसके छोटे भाई बहन ये है। तो तीसरी संतान, इससे देखिए पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान 11th हाउस, पांचवी संतान लग्न भाव, ठीक है। छठी संतान, ये आजकल तो 6 नहीं होती संतानें, लेकिन जब होती थी तो ऐसी कैलकुलेट कर लिया करते थे, ठीक है ना। तो प्रथम संतान का कार्यक्षेत्र, क्योंकि अब मान लीजिए कि अभी आ सकता था ना क्वेश्चन, आपके दिमाग में आया तो नहीं होगा इतनी जल्दी, उससे पहले ही हमने बता दिया, लेकिन आ सकता था कि किसी के अगर मान लीजिए कि 5 लड़के होते, पिछले समय में बात करें तो सभी एक कार्य क्षेत्र में तो होते नहीं, है ना। तो संतानों के कार्य क्षेत्र सेम नहीं होते, ठीक है ना। तो इसलिए पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, पांचवी संतान, छठी संतान, ठीक है। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी मतलब बात करते करते आती हैं, तो हो सकता है कि कभी डिटेल में चर्चा कर रहे हैं तो वो चीज़ें दिमाग में क्लिक ना करें, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी एपिसोड को आपको गंभीरता से देखना चाहिए, अच्छा सीखने के लिए। ओके, ठीक है। कहाँ पे हो गया था?
बच्चों के पंचम भाव के बारे में चर्चा हो गई थी। और क्या हो सकता है? देखिए छठा भाव, छठे भाव का ये क्या है? 7, 8, 9 भाग्य है। छठे भाव का भाग्य है, तो छठे भाव का भाग्य क्या हो गया? छठा भाव काय का होता है? रोग, ऋण और शत्रु का। ठीक है ना? तो रोग का भाग्य मतलब इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी दिखाता है, कोई व्यक्ति कब सही होगा। अभी बताया था ना मार्केश है, मार्क भाव है, तो मारक भाव इसलिए ही तो है, अगर मारक ये है तो रिकवर्ड करने वाला भी यही है, तो इसलिए सेकंड हाउस से देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से देख लेंगे। सप्तम मतलब पत्नी का मारक, अष्टम भाव पत्नी की मृत्यु, सेकंड हाउस। एर्थ हाउस का जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, एर्थ हाउस का लाइफ पार्टनर, सेकंड हाउस। प्रबल मार्कर मार्केश का मारक भाव। नाइन्थ हाउस का रोग भाव है। नाइन्थ हाउस किसका हो गया? नाइन्थ हाउस हो गया भाग्य का रोग भाव है, मारक भाव है। भाग्य कब तक अच्छा? देखिए मैं एक बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ आपको। देखिए ऋषि मुनियों की एक बहुत पुरानी बात है, शायद आपने कई बार सुनी होगी, है ना? क्या है? पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पंचम सुख सुदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य हो जीवन। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? सार संक्षेप क्या है? क्यों कही गई ये बात? ये इसलिए कही गई क्योंकि बात चल रही थी नाइन्थ हाउस की, भाग्य भाव की। भाग्य का रोग भाव हो गया ये। ठीक है ना? और लग्न का सेकंड हाउस धन भाव हो गया। अच्छा, भाग्य अच्छा भाव, भाग्य भी अच्छा भाग्य क्या होता है ना? पहला सुख निरोगी काया है। अगर काया निरोगी है तो भाग्यशील है, लेकिन जब भाग्य का रोग सेकंड हाउस है तो धन कैसे कमाएगा? नहीं कमा पाएगा। इसलिए भाग्य का छठा भाव सेकंड हाउस पड़ा है। ठीक है ना? भाग्य का छठा भाव, इसका सीधा सा मतलब ये है, देखिए थोड़ा सा चीज़ों को गंभीरता से सोचना होगा। जब आप गंभीरता से सोचेंगे ना चीज़ों को, तो फिर आप मतलब रत्न निकाल के ला पाएंगे। भाग्य का छठा भाव रोग भाव सेकंड हाउस को कहा गया। वो इसलिए कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली तब है जब उसकी निरोगी काया हो, तभी वो धन कमा सकता है। मारक है ना ये? मतलब क्या? इसमें शुभता लिए हुए होगा। अगर ये शुभता लिए हुए होगा तो धन कमा पाएगा। और वही व्यक्ति भाग्यशाली है जिसका की सेकंड हाउस शुभता लिए हुए हो। गॉट इट? एक बार फिर विचार कीजिएगा इस पे, जो बात हमने बताई है। लग्न का सेकंड हाउस मारक और धन भाव भी यही है, तो भाग्य का भी छठा भाव ये इसलिए हो गया क्योंकि ये धन भाव है। वही व्यक्ति धन कमा पाएगा जिसकी की लग्न के सापेक्ष सेकंड हाउस अच्छा होगा। ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारा भाग्य के सापेक्ष। अब 10th हाउस का क्या है? ये 10th हाउस का क्या बन रहा है? 10th हाउस का हो रहा है ये पंचम भाव।
इससे क्या होगा? 10th हाउस का पंचम भाव। पिता की संतान कौन? आप खुद, है ना। तो ये खुद के व्यक्ति के सामाजिक स्तर को बताता है। ये अगर मेरी कुंडली है तो ये मेरे सामाजिक स्तर को बताता है, मतलब पिता के पुत्र। ठीक है। 11th हाउस का सुख है, लाभ होगा तो सुख प्राप्त करेगा। सुख भाव का मतलब संचय भाव, संचय होगा तो सुख ही रहेगा। लाभ के सापेक्ष ये सुख है। 12th हाउस के सापेक्ष 3rd हाउस है, पराक्रम है, व्यय का पराक्रम भाव है। जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करेगा, कम पैसा होगा तो कम खर्च करेगा, तो व्यय भाव का पराक्रम हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से सारे भावों को हम देखते चले जाएंगे। ठीक है। अब इन जनरल फिर से एक बार कुछ और चीज़ें जो रह गई हैं उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। ये जैसे 2nd हाउस हो गया, मामा का हो गया, और माता के लाभ का हो गया, माता की वृद्धि का हो गया है। समाज में माँ की संपर्क आदि को भी प्रकट करता है ये। और क्या प्रकट करता है ये? और करता है बच्चों की शिक्षा को लेके, और बच्चों की मान प्रतिष्ठा सम्मान को लेके भी ये इंडिकेट करता है। और क्या करता है? थोड़ा सा मामा के भाग्य को भी करता है। ठीक है ना। मामा के भाग्य 1 2 3। कौन से मामा के? छोटे मामा के। 7वां ये 8 9। छोटे मामा का भाग्य, माता का छोटा भाई का भाग्य। ठीक है। कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको मिलेगा जरूर, है ना, क्योंकि सैद्धांतिक है। पूरा ज्योतिष जो है वो सैद्धांतिक है। ठीक है। मामा की यात्राओं को भी इंडिकेट करेगा, मामा की यात्रा को भी इंडिकेट करेगा, क्योंकि 9th हाउस यात्राओं का भी होता है। और शत्रु पक्ष का होता है, शत्रुओं से लाभ प्राप्त होना या शत्रुओं से भाग्यशाली होना, ये भी दिखाता है। जब शत्रु पक्ष हावी होता है तो उसका भाग्य प्रबल हो जाता है, ये भी दिखाता है। और क्या हो गया? ठीक है ना। कुटुंब का हो ही गया ये। अच्छा, ये जो हो गया 7th हाउस हो गया। 7th हाउस का अष्टम भाव हो गया, पत्नी का मार्केश हो गया। और क्या हो गया? ससुरालियों को भी बताता है, ससुराल पक्ष को भी बताता है। वैसे तो ये 8th हाउस होता है ससुराल का, लेकिन 8th हाउस का पूरक माना जाता है, इसलिए ये भी सास ससुर को इंडिकेट करता है। ठीक है। और पैतृक जितने भी मामले हैं उनको दिखाया गई है। और अगर रिश्तों की बात करें, देखिए माता नानी के स्वास्थ्य को भी दिखाएगा, नानी का मार्केश हो गया। पिता की माँ दादी की वाणी को भी दिखाएगा। कैसे ना, हमारी दादी बड़ी तेज थी, है ना, तेज थी, तो इस 2nd हाउस कर्कश वाणी होगी या तेज वाणी होगी तो ये दिखा देगा। दादी के स्वास्थ्य को भी दिखा देगा। ठीक है ना। तो इसको भी इससे इंडिकेट कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? अच्छा हाँ, एक चीज़ छूट गई है हमारी। अगर हम इसमें देखें ना, 2nd हाउस में जो होती है कालपुरुष की वृष राशि होती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र का भी इसमें कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन करते समय थोड़ा सा शुक्र को भी कंसीडर करते हुए प्रेडिक्शन करने पड़ेंगे, है ना। वो कैसे करेंगे? जब प्रेडिक्शन की बारी आएगी तब हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमने इसको शामिल कर ली है। तो ये 2nd हाउस का परिचय था। अगला जब एपिसोड होगा तो फिर हम उसमें बात करेंगे 3rd हाउस की। ठीक है। नमस्कार।